Good morning, students. In this part of the structure and bonding, we will discuss about localized and delocalized double bond, inductive effect, and the electromagnetic effect. First of all, we will see about the definition of the covalent bond. Okay, what is the covalent bond? So the covalent bond is the bond which is formed by mutual sharing of electrons in between the same or the different atoms. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें जो हमने म्यूचुअल शेयरिंग शो की है यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है फॉर्मेशन ऑफ H2। इसमें हमने आप हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन देखें, हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या है, एटॉमिक नंबर 1 है तो कॉन्फ़िगरेशन 1s1 हो गए। When two H atoms are present far apart from each other, they have two unpaired electrons। हर एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो हमने डॉट से शो कर रखा है यहाँ पे, या हाफ एरो से शो कर सकते हैं। When these two H atom approaches each other, so finally result in the overlapping of the orbitals। देखो इनके ओवरलैपिंग हो गई ऑर्बिटल्स की, और जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे दो डॉट से हमने दिखा रखे अपोजिट स्पिन के हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और उसके बाद ये H और H के बीच में क्या बन जाएगा बोलो, आपके यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, क्योंकि दैट बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू सेम एटम, सो दैट बॉन्ड विल बी द नॉन पोलर बॉन्ड because there occurs no separation of charge, because these two electrons are present equidistant from both of the H atom, so that bond will be the non-polar bond. Further, the overlapping of the atomic orbitals takes place along the internuclear axis। देखो ये डॉट डॉट से हमने शो किया, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, क्योंकि जो दोनों एटम होते हैं बीच में, देखो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है, देखो यहाँ पे ये दूसरे एटम के यहाँ पे हमने न्यूक्लियस शो किया, देखो प्लस चार्ज लगा के, एक ऐसी लाइन जो दोनों न्यूक्लियाई के बीच में से पास हो जाए, देखो ये लाइन जो गई तो उसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं। इसी एक्सिस के ऊपर ही दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई है, दैट इज द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड दैट बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड, दैट इज द फर्स्ट फॉर्म्ड बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, और ये सिंगल बॉन्ड भी है क्योंकि अभी एक ही बॉन्ड बना है। तो आपने क्या देखा कि जो ये कोवलेंट बॉन्ड है ये आपके म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन से बना है, सो दिस इज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर हम टाइप देखें फर्दर कोवलेंट बॉन्ड की, तो द कोवलेंट बॉन्ड में भी द पोलर नॉन पोलर, जैसे ये यहाँ पे नॉन पोलर है बिकॉज दैट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द टू सेम एटम। द बॉन्ड में भी द सिग्मा और द पाई बॉन्ड, यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है बिकॉज द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। Further, the covalent bond may be of following type: single bond or the multiple bond। ये single bond है because here the two electrons are used for the mutual sharing, one from each of the H atom। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कोवलेंट बॉन्ड की नेक्स्ट टाइप, सिंगल के बाद बॉन्ड आपका मल्टीपल भी हो सकता है। तो मल्टीपल बॉन्ड वो होता है विच इज फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ द मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। एग्जाम्पल हमने ले लिया फॉर्मेशन ऑफ O2। ऑक्सीजन की आप कॉन्फ़िगरेशन देखें, ग्रुप नंबर 16 में है, तो 1s2 2s2 2p4, जो ये वैलेंस शेल है 2s2 2p4। इसके अंदर आप देखें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स देखो फिलअप किए 1 2, और बहु प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर पहले 1s को फिलअप किया जाएगा, फिर 2s फिर 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगा कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। 2p में 4 है, पहले इलेक्ट्रॉन 1 1 करके फिलअप करेंगे, देन पेयरिंग विल स्टार्ट। तो आपका हंट्स रूल चला यहाँ पे। तो आपने देखा ग्रुप नंबर 16 में जो ऑक्सीजन है इसके पास दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 2s और 2p के अंदर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दीज कॉल्ड द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, जो बाहर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके अंदर 2s2 2p आगे d होता नहीं, क्योंकि सेकंड जो शेल होती है उसमें आपकी s और p ही होता है। फर्स्ट शेल में सिर्फ s होता है, सेकंड में आपके 2 सब शेल होती है s और p, थर्ड में 3 होती हैं s p d एंड सो ऑन, आप याद करते हैं। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो देखो हर एक ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूज किया दोनों ऑक्सीजन है, तो जिसकी वजह से ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया। सेकंड जो बॉन्ड बना है यहाँ पे देखो, एक बॉन्ड बनने के बाद O और O के बीच जब एक बॉन्ड बन जाता है तो ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करती है उसके बाद, जो p ऑर्बिटल, क्योंकि उसकी डंबल शेप होती है देखो इस टाइप से, इनके बीच में देखो साइडवेज ओवरलैपिंग होती है यहाँ से,
और जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। तो मीन जो सेकंड बॉन्ड बना है यहाँ पे ये साइडवेज ओवरलैपिंग से बना, जो कि वीक ओवरलैपिंग होती है, तो ये पाई बॉन्ड बन गया। तो सिग्मा बॉन्ड कौन था? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और ये पाई बॉन्ड कैसे बना? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल। कैसे? बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो दो बॉन्ड बन गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी शेयरिंग हुई है बोलो? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ये बॉन्ड टू सेम एटम के बीच में बना है, इसे आप डबल बॉन्ड कहेंगे क्योंकि दो एटम के बीच में दो बॉन्ड हो गए हैं, तो ये डबल बॉन्ड है। और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो मल्टीपल बॉन्ड फर्दर ऑफ टू टाइप्स, द डबल और द ट्रिपल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड था। तो डबल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगी? द कोवलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। तो आपका डबल बॉन्ड हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, तो हमें एग्जांपल लेना होगा ग्रुप नंबर 15 का। और 15 में कौन आता है? सबसे पहले नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। और वैलेंस शेल में देखो ये 2s2 2p3 है, तो उसी टाइप से 2s में 2 इलेक्ट्रॉन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे फिलअप किए। 2p में हंस रूल यूज किया, 1 1 करके देखो इलेक्ट्रॉन हमने फिलअप कर रखे हैं। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दीज आर दी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे यहाँ पे भी डी नहीं होता, 2d नहीं होता। नहीं तो 2s वाले जो दो इलेक्ट्रॉन उनको फर्दर हम एक्साइट कर सकते थे, 5 अनपेड हो जाते, लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन लाइक दैट इन द ऑक्सीजन इन द अबव केस। तो नाइट्रोजन आपके 3 बॉन्ड ही बनाएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर रह जाएगा ये। तो देखो नाइट्रोजन दो, जो नाइट्रोजन एक दूसरे के अप्रोच करते हैं, तो सबसे पहले जो बॉन्ड बना ये सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन से, बाद में अगला आया तो पाई, फिर अगला पाई। तो इस टाइप से 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे इसके अंदर। तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 3 फ्रॉम ईच नाइट्रोजन एटम, सो दैट इज द ट्रिपल बॉन्ड। तो हाउ many electrons are shared during the formation of triple bond? The bond which is formed by the sharing of 6 electrons between the two atoms is called the triple bond. ये जो शेयरिंग हुई है आपके यहाँ पे भी सेम एटम्स के बीच ही हुई है। दो एटम के बीच ज्यादा से ज्यादा आपके 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं, क्योंकि एक्सिस आप जानते हैं 3 ही होते हैं आपके, एक्स, वाई और जेड। तो 3 एक्सिस के ऊपर ही मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो सकती है, इसलिए मैक्सिमम आपके 3 ही बॉन्ड बन सकते हैं। एक चीज और आप ध्यान रखें, मान लीजिए नाइट्रोजन अपना जो बॉन्ड जो उसको बनाना है, कोई एग्जांपल अगर हम और ले लेते, फॉर एग्जांपल अमोनिया, तो क्या होता? जो नाइट्रोजन होता, नाइट्रोजन की ये कॉन्फिगरेशन रही, हाइड्रोजन के ऊपर है कॉन्फिगरेशन आपको दिख रही है। तो नाइट्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके ये म्यूचुअल शेयरिंग कर सकता है, देखो सिंगल बॉन्ड बन गया। दूसरा एच अगर इसी टाइप से आए तो नाइट्रोजन अपना सेकंड अनपेड इलेक्ट्रॉन भी यूज कर सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की तो वैलेंस शेल में देखो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं कॉन्फिगरेशन में। ऐसे ही थर्ड अगर हाइड्रोजन आ जाए तो भी आपके एक बॉन्ड और बन जाएगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना ले तो उसके बाद उसके पास वैलेंस शेल में देखो ये आपके लोन पेयर बच जाता है यहाँ पे। तो जो लोन पेयर है अमोनिया के अंदर, हम इसकी स्ट्रक्चर के अंदर इसको शो करेंगे, देखो ये लोन पेयर बच गया। अब नाइट्रोजन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये आप ध्यान दें। N2 के अंदर N और N के बीच में 3 बॉन्ड कोरस्पॉन्डिंग बने थे, पहला सिग्मा 2 पाई, यहाँ पे सारे के सारे ये सिग्मा बॉन्ड बने हैं, एंड दीज कॉल्ड 3 बॉन्ड्स। ये 3 बॉन्ड्स है, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो इसी चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने ये एग्जांपल लिया फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रिपल बॉन्ड एंड द 3 बॉन्ड्स। N और N के बीच में भी 3 बॉन्ड्स भी बने हैं, बट द 3 बॉन्ड्स आर आल्सो हियर द ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि N और N के बीच में बने हैं 3 बॉन्ड। यहाँ पे N और H के बीच में एक ही बॉन्ड है, अब अगला बॉन्ड दूसरे H के साथ है, तीसरा बॉन्ड थर्ड H के साथ है, तो ये 3 बॉन्ड्स हैं आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। तो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, H के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, तो इसके अंदर भी पोलर बॉन्ड है। N2 के अंदर नॉन पोलर है, क्योंकि जो इक्वी डिस्टेंट है सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं N2 के अंदर। तो ये आपने देखा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, कि हाउ विल यू डिफाइन द कोवलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द सेम और द डिफरेंट एटम्स। देखो म्यूचुअल जो शेयरिंग होती है वो सेम एटम्स के बीच भी हो सकती है, जैसे हमने एच के बीच दिखाई, ओ के बीच दिखाई, एन के बीच दिखाई, और इन बिटवीन द डिफरेंट एटम भी हो सकती है, जैसे अमोनिया में एन और एच के बीच हमने शेयरिंग दिखाई है, तो डिफरेंट एटम्स के बीच है। आपने देखा कोवलेंट बॉन्ड सिग्मा भी हो सकता है, पाई भी। फर्स्ट फॉर्म्ड बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है,
फर्स्ट के बाद जो सेकंड बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में इकट्ठा, तो वो आपका पाई बॉन्ड होता है। सेकंड बॉन्ड का मतलब ये कभी ना लगाएं, हम बता रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड के दौरान, जब उन्हीं दो एटम्स के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड बने, ओ के बीच पहला बॉन्ड बना, दूसरा बना, तो पाई है। ऐसे ही नाइट्रोजन के बीच पहला बॉन्ड बना तो सिग्मा N2 के केस में, और जो बचे हुए नेक्स्ट टू बॉन्ड बने तो पाई। मैक्सिमम तीन ही बॉन्ड बन सकते हैं दो एटम के बीच में, बिकॉज देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 3 एक्सिस, तीन ही एक्सिस होते हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। एक्सिस ही तीन होते हैं, इसलिए बॉन्ड ही तीन बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे आपके जो डबल बॉन्ड की फर्दर टाइप के बॉन्ड, आपके लोकेलाइज्ड डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और डीलोकेलाइज्ड भी। लोकेलाइज्ड का मतलब होता है कि द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इज फिक्स, मींस दे आर नॉट अंडर मूवमेंट। तो जो भी आपके डबल बॉन्ड होते हैं वो अंडर मूवमेंट कब होंगे, तो अंडर मूवमेंट होने के लिए उसकी कुछ खास कंडीशन होती है कि वो अंडर मूवमेंट कब होंगे, कब वो मूव कर सकते हैं। तो उसके मूवमेंट होने के लिए ये कंडीशन है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल हम ये ले लें कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, इफ दैट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली, देखो कंडीशन आपकी डिफरेंट, इफ दैट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विद अनदर डबल बॉन्ड, देखो इस स्टेप से, तो ये जो डबल बॉन्ड है इट अंडरगो मूवमेंट, क्योंकि देखो ये दोनों इस बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर हम इनको आगे शिफ्ट कर दे, देखो ऐसे, तो अब ध्यान करके चले, पहले से जो बेसिक चीज अभी हमने आपको सिखाई थी कि हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है, आपने कॉन्फिगरेशन के बेसिस पे देखा, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा और कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाते हैं, इनकी वैलेंसी होती है। तो कार्बन किसी भी कंपाउंड के अंदर जो हमने स्ट्रक्चर बनाई, हर एटम के बॉन्ड पहले से पूरे हैं। अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो डबल बॉन्ड के दिखाए, मैंने आगे शिफ्ट दिखा किया, क्यों किया, क्योंकि कंडीशन मैंने पहले बताई, व्हेन दैट डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑल्टरनेट विद अनदर डबल बॉन्ड, तो अगर इन दोनों पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम आगे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सिग्मा वाला शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि वो स्ट्रांगली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम आगे शिफ्ट कर देते हैं तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो इसीलिए जो ये एक बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट होगा, देखो इस स्टेप से, तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। तो उसी को कहते हैं कि जो पाई बॉन्ड फिक्स नहीं रहे उनकी डीलोकेलाइजेशन होगी। तो कंडीशन नंबर 1 क्या हुई, व्हेन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विद अनदर डबल बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, इफ द डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विद लोन पेयर्स। मान लीजिए कोई एटम है, उसके पास देखो हमने लोन पेयर शो कर दिए, तो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल, सिंगल, और फिर ऐसा एटम है जिसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या होंगे, ये अगर लोन पेयर आप इधर शिफ्ट कर देंगे, देखो इसके अंदर, तो फिर क्या होगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे, तो ये आगे शिफ्ट हो सकते हैं। शिफ्ट इसलिए हो रहे हैं आगे क्योंकि जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं वो आपका पाई बॉन्ड है, वो आपका कैसा बॉन्ड है, बोला आपका पाई बॉन्ड है, इसीलिए उसकी शिफ्टिंग होगी, क्योंकि वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है। कोई सिग्मा बॉन्ड होता तो उसको ब्रेक करना इजी नहीं, तो शिफ्टिंग नहीं होती, तो उसकी डीलोकेलाइजेशन नहीं होगी, उसकी डीलोकेलाइजेशन नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर शो कर दूं इसी स्ट्रक्चर को, देखो कुछ इस टाइप से बनाते हुए, अगर हम ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, देखो X, इसके पास लोन पेयर है। अगर हम इसको आगे शिफ्ट कर दें यहाँ पे, तो इस कार्बन के देखो 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के अब 5 हो जाएंगे, तो आगे किसको शिफ्ट करें, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम ये पाई बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देंगे, मींस ये बॉन्ड तो ब्रेकेज हो जाएगी, ये जो कंपाउंड है इसका एग्जिस्टेंस ही फिनिश हो जाएगा, ये कंपाउंड कंपाउंड नहीं रहेगा। हमें उस कंपाउंड की एग्जिस्टेंस भी रखनी है और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट भी शो करनी थी, तो वो तभी संभव है जैसे अभी हमने आपको बताया कि डबल बॉन्ड मस्ट प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विद एन एटम हैविंग द लोन पेयर। तो कंडीशन नंबर 2 देखिए आपने। उसके बाद कंडीशन नंबर 3 क्या है, और क्या क्या हो सकता है, कि द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली विद एन एटम हैविंग द पॉजिटिव चार्ज और द नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए पहले नेगेटिव चार्ज को ले लेते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि उस एटम के पास एक अपना इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो इसने किसी से लिया होगा, छीना होगा, मींस लोन पेयर की तरह ही ये काम करेगा। सेम कंडीशन हो गई लोन पेयर की तरह, इन इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट करेंगे तो फर्दर आगे पॉसिबल है या नहीं शिफ्टिंग, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग हो गई और मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस भी फिनिश नहीं हुआ। नेक्स्ट कंडीशन क्या आ सकती है, कि कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिसे आप फ्री रेडिकल भी कहते हैं। मान लीजिए हमने ये ओड इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन दिखाया, अकेला इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन, जिसे फ्री रेडिकल कहते हैं। तो अब क्या होगा, इधर जो पाई बॉन्ड था इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, हाफ एरो से शो करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक ही ओड इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो जिसकी वजह से जो हमारी फर्दर स्ट्रक्चर बनेगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, बोलो, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तो हो गई, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो देखो हो गई,
अगर हम इसको फर्दर देखो इस टाइप से शो करें तो ये जो CH2 वाला था इसका इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रह गया, देखो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देखो ये पीछे, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ये CH, और जो पहले सिंगल बॉन्ड था X के साथ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आए, एक X का, एक कार्बन ने जो अपना ले लिया था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गई ना, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग, पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो गई। तो ये नेक्स्ट कंडीशन थी। नेक्स्ट वन कि ये जो डबल बॉन्ड है वो अल्टरनेटिवली एक ऐसे एटम से अटैच हो जिस एटम के ऊपर कैसा चार्ज हो, बोलो पॉजिटिव चार्ज हो, देखो इस टाइप से। तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, देखो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स देखो आगे हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, देखो इस टाइप से। अगर हम ऐसे शिफ्ट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये बीच में रेजोनेंस का डबल हेडेड एरो दिखा रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इधर चले जाएंगे तो जो पीछे वाला कार्बन था देखो इस डॉट के दोनों इलेक्ट्रॉन, जबकि म्यूचुअल शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन थे, दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन थे ये, तो ये जो कार्बन है इसने अपना इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, और CH2 वाले कार्बन का देखो जो इलेक्ट्रॉन था ये भी आगे शिफ्ट हो गया, तो इस कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड सिंगल हो गया। C और H था यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड था पहले, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इसी कार्बन का, एक जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया उसका, तो ये डबल बॉन्ड बन गया, X का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया, तो देखो फिर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो गई। तो आपने क्या देखा, ये डीलोकेलाइज्ड डबल बॉन्ड है हर केस में। तो जो डबल बॉन्ड है वो तो डीलोकेलाइज्ड कब होता है, व्हेन इट इज प्रेजेंट फर्स्ट केस में अल्टरनेटिवली विद डबल बॉन्ड, इन सेकंड केस में अल्टरनेटिवली विद एटम हैविंग लोन पेयर, alternatively with an atom having negative charge, or double bond is present alternatively with atom having odd electron, or the double bond is present alternatively with atom having the positive charge। तो वो जो डबल बॉन्ड होगा वो आपका डीलोकेलाइज्ड होगा, उसकी मूवमेंट होगी ही। अगर ये बातें नहीं है तो वो आपका लोकेलाइज्ड डबल बॉन्ड रहेगा। जैसे अगर हम इधर बात करें, अगर इस एग्जांपल के अंदर देखो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इट इज नॉट प्रेजेंट ऑल्टरनेटिवली, देखो डबल सिंगल आगे डबल नहीं है। अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे मूवमेंट करें ऐसे, तो उससे क्या होगा, ये जो कार्बन है देखो CH2 वाला, इसके पहले से वो लोग कितने बॉन्ड है, इसके पहले से ही 4 बॉन्ड है। हमने पहले बताया था आपको लिख के कि कौन एटम कितने बॉन्ड बनाता है, देखो ये हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इस एटम की वैलेंसी देखो कितनी होती है, तो पहले से इस कार्बन के 4 है, तो अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने से। अगर हम ऐसा कर दें, देखो ऐसे ये CH, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दे, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दे, तो क्या होगा, तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए। अब इसको एक बॉन्ड क्लीवेज देखो ये वाला ही तोड़ना होगा, देखो यहाँ से। ऐसा करने से तो जो कंपाउंड है उसका एग्जिस्टेंस ही फिनिश हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिंगल की जगह डबल बॉन्ड होता तो पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाती, लेकिन अब नहीं है, तो इट मीन्स ऐसा नहीं हो सकता जो हमने ये हम शो कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाए, मीन्स मूवमेंट अब नहीं होगी। मीन्स ये जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर लोकलाइज्ड, ये फिक्स्ड है, इनकी मूवमेंट नहीं होगी। तो मीन्स आपने क्या देखा कि लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड क्या होता है, डीलोकलाइज्ड क्या होता है, उसके एग्जांपल आपने देखे। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे आप। बताओ लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या रही, द डबल बॉन्ड विच इज नॉट इन कंजुगेशन, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होने को हम कंजुगेशन बोल रहे हैं। इफ द डबल बॉन्ड इज नॉट इन कंजुगेशन विद, बोलो किसके साथ, किसके साथ कंजुगेशन में नहीं है ये डबल बॉन्ड किसके साथ कंजुगेशन में नहीं होना चाहिए, वो सारी कंडीशन जो आपको बताई गई थी, इज नॉट इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड और द लोन पेयर or the negative charge or the positive charge or the odd electron is called the localized double bond। अगर वो conjugation में है means alternatively present है, conjugation means alternatively present होना। The double bond which is present alternatively is in conjugation with double bond means multiple bond or the lone pair electrons or the negative charge or the positive charge or the odd electron is called the delocalized double bond। जब भी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, देखो यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में दिखाया, देखो ये Cl जिसके ऊपर आपके लोन पेयर है, आप देखिए ये जो डबल बॉन्ड है Cl एटम के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, लोन पेयर के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे मूवमेंट हो जाएगी। देखो ये Cl ने अपने इलेक्ट्रॉन देखो आगे डोनेट किए, हम पहले ही आपको बताया था, तो इसकी मूवमेंट हो गई। Cl के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये आगे जब शिफ्ट हुए यहाँ पे, तो इस कार्बन के पास क्या आ गया, बोलो नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का खुद का है, एक ये जो CH वाला इलेक्ट्रॉन था देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो हो गई मूवमेंट। तो लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड होगा तो उसमें क्या होगी, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी ही। इट डजंट कॉज आपके मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज्ड में पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी, और डीलोकलाइज्ड होगा तो क्या होगा, इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। और जब पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी तो क्या होगा, मूवमेंट के दौरान एनर्जी रिलीज होगी बाहर,
तो जिसकी वजह से जो आपका ये सिस्टम है जिसके अंदर ये कंजुगेशन आपको दिख रही थी सारे, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो मूवमेंट के दौरान एनर्जी बाहर निकल जाएगी, तो इट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और एनर्जी बाहर ज्यादा निकल गई तो खुद की एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। जबकि लोकलाइज्ड के अंदर तो मूवमेंट होगी ही नहीं होगी तो एनर्जी उतनी ही रहेगी, कम नहीं हो पाएगी, मीन स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। तो कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा? वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा जिसके अंदर डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड है, एज कंपेयर टू द सिस्टम हैविंग द लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड। और जो ये एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी बाहर निकलती है, उसको रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ऐसी प्रोसेस जिसके दौरान सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, एटम की कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो ये जो प्रोसेस है आगे आप पढ़े भी गए, ये आपकी जो कंडीशन है इसे आप रेजोनेंस कहते हैं, because there occurs only the movement of the electrons, और जो एनर्जी निकलती है इन इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट के दौरान उसे रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज कर जाएगा, क्योंकि खुद की एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते पढ़ाते मेरी एनर्जी कम होती जा रही है, और जैसे जैसे एनर्जी मेरी कम होगी तो कुछ देर के बाद मैं शांत बैठ जाऊंगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो मींस मेरी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी। तो लेसर द एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे लेसर कैसे हो रही है एनर्जी? बाय द डिस्पर्सल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बाय द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज और के आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड ही रहा, ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ही रहा जब लोकलाइज्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो आपके डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि उनकी मूवमेंट होती रहती है, तो आप ध्यान से देखें, ये CH2 डबल बॉन्ड CH के बीच देखो, जो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड था, जब रेजोनेंस की ये प्रोसेस चली, जब मूवमेंट हुई, तो देखो ये डबल बॉन्ड तो देखो सिंगल हो गया, और C और Cl के बीच में जो सिंगल बॉन्ड था ये डबल हो गया, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस आपस में इंटरकन्वर्जन होती रहेगी, और जिसकी वजह से अगर इन दोनों के बीच की स्ट्रक्चर को अगर हम शो करें तो कुछ हम इस टाइप से शो कर सकते हैं। देखो ऐसे Cl, ऐसे डॉट डॉट लगा के, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है। इलेक्ट्रॉन्स की बोलो क्या हो रही है? मूवमेंट अक्रॉस द टू एंड, यानी CH2 वाले कार्बन से लेके Cl के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी। मींस डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल सिंगल नहीं रहेगा, इनका बॉन्ड करेक्टर जो होगा, बॉन्ड ऑर्डर जो होगा, वो डबल और सिंगल के बीच में हो जाएगा। मींस जो ये प्रोसेस चलती है डीलोकलाइजेशन की, जिसके दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स की देखो जो मूवमेंट होती है, तो उसके दौरान बोलो क्या हो जाता है? उसके दौरान जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो चेंज हो जाती है। तो इट रिजल्ट्स इन द चेंज इन द bond length, change in the bond length between the atoms if the double bond are delocalized. इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ड कंजुगेशन। अभी हमने पढ़ा ही था कि कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेटिवली प्रेजेंट होना। सो द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड at alternate position with another double bond, or the atom having lone pair, or the atom having negative charge, or the positive charge, or the odd electron is called conjugation। और ये आपके चाहे साइक्लिक सिस्टम हो चाहे ए साइक्लिक हो, कहीं पे भी हो, तो वो आपकी कंजुगेशन कहलाती है। सो द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और द पॉजिटिव चार्ज, और द नेगेटिव चार्ज, और द डबल और द ट्रिपल बॉन्ड, और द ओड इलेक्ट्रॉन at alternate position with the double bond in a cyclic or the acyclic system is called the conjugation। चाहे वो साइक्लिक हो चाहे एसाइक्लिक हो, लेकिन फर्क इतना पड़ जाता है कि अगर हमारे पास एसाइक्लिक सिस्टम होता है, जैसे हमने ये एग्जांपल दिखा रखा है, देखो ये नीचे यहाँ पे, जिसमें क्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर है, जब इनकी आगे हम देखो शिफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो शिफ्टिंग के दौरान क्या हुआ? देयर अकर्स द सेपरेशन ऑफ चार्ज। सो इफ देयर अकर्स एनी सेपरेशन ऑफ चार्ज, देन द कंपाउंड विल हैव लेसर स्टेबिलिटी। वो कंपाउंड जिसमें आपके सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया है, वो कंपाउंड थोड़ा कम स्टेबल होता है। जबकि बेंजीन रिंग में अगर हम देखें, देखो इस बेंजीन के अंदर अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अगर हम इनकी मूवमेंट यहाँ पे कर दें, तो इस कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड है, देखो 1 2 3, फोर्थ वन अंडरस्टूड होता है, देखो हर जगह पे वो H होता है, तो इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट फर्दर आगे हो जाएगी, क्योंकि हर कोई अपनी वैलेंसी मेंटेन करना चाहता है। तो अब इस कार्बन के देखो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि देखो एक तो H लगा ही हुआ था, 1 2 3 4, एक बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन और आते 5 बॉन्ड। अब इसलिए इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्ट आगे, तो जो आगे शिफ्टिंग इजीली होती है वो सिर्फ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो ऐसा करने से देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो गई। अब क्या होगा? ये जो कंपाउंड है, ये जो स्ट्रक्चर नंबर 1 थी बेंजीन की, और स्ट्रक्चर नंबर 2 ही आपस में इंटरकन्वर्टिबल मूवमेंट होती रहेंगी, स्ट्रक्चर 1 2 में 2 1 में कन्वर्ट होती रहेगी और रिंग की फॉर्म में घूमते रहेंगे। इस प्रोसेस के दौरान आप देखें किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, ना किसी पे पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये रिंग के अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही थी। सो देयर अकर्स द नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, सो
that type of conjugation which occurs in the ring system that called the cyclic conjugation. और cyclic conjugation जिस compound में होगी वो compound ज्यादा stable होगा as compared to the other compound which have acyclic conjugation. तो रिंग के अंदर अगर conjugation है तो cyclic conjugation, और जैसे ये आपके दो एग्जांपल है यहाँ पे, ये डाइईन वाला और यहाँ पे ये विनाइल क्लोराइड वाला। विनाइल इसको कहते हैं ग्रुप जो CH2 डबल बॉन्ड CH है। देखो ये जो इतना ग्रुप हो इसको विनाइल कहते हैं। इसके आगे Cl लग गया तो विनाइल क्लोराइड, OH लग जाए तो विनाइल अल्कोहल, CN लग जाता है तो विनाइल साइनाइड, तो ये विनाइल ग्रुप कहलाता है। तो आपकी जो कंजुगेशन है वो फर्दर देखो दो टाइप की आपकी बन सकती है, एसाइक्लिक और द साइक्लिक कंजुगेशन। एसाइक्लिक कंजुगेशन कौन होगी? बिल्कुल सेम डेफिनेशन जो कंजुगेशन की हमारी, कि द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर और द पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, मल्टीपल बॉन्ड, डबल ट्रिपल और द ओड इलेक्ट्रॉन एट अल्टरनेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द डबल बॉन्ड इन ए एसाइक्लिक सिस्टम। अगर एसाइक्लिक सिस्टम में ऐसा है तो वो कौन है बोलो आपकी एसाइक्लिक कंजुगेशन। अगर साइक्लिक सिस्टम में ऐसा है तो बोलो वो कौन होगी? साइक्लिक कंजुगेशन। उसके बाद आपकी मूवमेंट तो होगी ही दोनों केसेस के अंदर, लेकिन रिंग के अंदर तो कंटिन्यूअसली मोशन में रहेगा, रिंग के अंदर कोई एंड ही नहीं आता। तो इसलिए ये कहलाती है कि इसके अंदर साइक्लिक कंजुगेशन जब है तो इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन टू ए लार्ज एक्सटेंट। देखो बहुत ज्यादा आपकी कंजुगेशन होगी, इसमें मूवमेंट होगी, और इसमें भी हो रही है मूवमेंट। देखो वन एंड से दूसरे एंड के ऊपर, जैसे Cl के लोन पेयर आगे गए तो Cl के ऊपर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और CH2 वाले कार्बन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज आ गया। मूवमेंट तो होगी ही, लेकिन एक एंड से दूसरे एंड तक कंटिन्यूटी में नहीं रहेगी। सो इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन टू ए स्मॉल एक्सटेंट। तो वो कंपाउंड जिसमें ए साइक्लिक कंजुगेशन है उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट टू ए स्मॉल एक्सटेंट होगी, और वो कंपाउंड जिसमें साइक्लिक कंजुगेशन है उसके अंदर टू ए लार्ज एक्सटेंट होगी। इसलिए ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो जाएगा साइक्लिक कंजुगेशन वाला, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इट रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द एनर्जी टू ए लार्ज एक्सटेंट, किसके अंदर? साइक्लिक कंजुगेशन के अंदर। और ए साइक्लिक कंजुगेशन के अंदर एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज टू ए स्मॉल एक्सटेंट। तो इसलिए साइक्लिक कंजुगेशन वाले सिस्टम की एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इसके बाद हम देखेंगे कंजुगेशन की फर्दर दो टाइप, लीनियर और द क्रॉस कंजुगेशन। लीनियर का मतलब ये है कि जितने भी डबल बॉन्ड है जो कंजुगेशन में प्रेजेंट है, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, अगर वो स्टेट चेन के अंदर हो, मींस जब वो प्रोसेस चलती है पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की, उसके अंदर अगर सारे के सारे पाई बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट साइमल्टेनियसली हो जाती है तो आप उसे कहते हैं कि उसके अंदर लीनियर कंजुगेशन है। इफ द ऑल द पाई बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व्ड अंडर मूवमेंट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इज द लीनियर कंजुगेशन। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि ये जो एग्जांपल आपका पहले वाला, इसमें आप देखें ये दोनों जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम इनकी शिफ्टिंग आगे यहाँ पे दिखा दें तो देखो इससे क्या होगा, ये जो कार्बन है इसके पहले से 4 बॉन्ड है, 5 हो जाएंगे। तो अपने एक बॉन्ड कम कैसे करें? एक बॉन्ड तोड़ना होगा, वीक वाला ही ब्रेक होगा, वो पाई बॉन्ड है। देखो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग देखो हमने आगे कर दी। ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पे अब इस कार्बन के देखो 5 बॉन्ड हो गए। अब ये क्या करेगा, अपने एक बॉन्ड कम करवाएगा, कौन सा टूटे? जो वीक बॉन्ड है। वीक कौन है? पाई बॉन्ड। तो देखो फिर से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई। अब जो ये रेजोनेंस प्रोसेस यहाँ पे चली है, इसके दौरान आप देखें जो ये CH2 था पीछे वाला, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन देखो आगे चले गए, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। जो डबल बॉन्ड था वो कैसा हो गया? सिंगल। अब CH, अब ये पहले जो सिंगल बॉन्ड था यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। जो डबल बॉन्ड था आगे देखो ये सिंगल हो गया, ये CH। फिर दोनों इलेक्ट्रॉन की आगे शिफ्टिंग हुई, यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड था 2 इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ पे डबल बॉन्ड, और जो ये डबल था ये सिंगल होके, और लास्ट वाले कार्बन के पास क्योंकि देखो दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का खुद का एक एक्स्ट्रा आया, इसलिए इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इसमें आपने क्या देखा, जो 3 के 3 आपके पाई बॉन्ड थे, आपके तीनों के तीनों पाई बॉन्ड की कंटिन्यूअसली आपकी इन्वॉल्वमेंट हुई है इस मूवमेंट के दौरान। देखो कोई भी पाई बॉन्ड ऐसा नहीं, कोई भी डबल बॉन्ड ऐसा नहीं जो अनअफेक्टेड रहा हो, सारे अफेक्टेड हैं, सभी अंडर मूवमेंट, सभी यूज हुए हैं इसके अंदर। तो लीनियर जो कंजुगेशन होती है उसके दौरान आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है टू ए लार्ज एक्सटेंट। अब हम देखते हैं जैसे क्रॉस कंजुगेशन के अंदर, तो लीनियर कंजुगेशन बोलो क्या थी? एक ऐसी प्रोसेस है द कंजुगेशन इन विच ऑल द डबल बॉन्ड of a conjugated system lies along a single continuously path and thus it causes the more movement of the pi electrons। अगर हम देखें अब क्रॉस कंजुगेशन को देखें, इसमें देखो ये जो डबल बॉन्ड है, देखो ये वाला जो CH2 वाला जो सिस्टम दिखा रखा है, इसका जो डबल बॉन्ड है ये देखो डबल सिंगल डबल आपके राइट साइड में अलग से कंजुगेशन में है, और डबल सिंगल डबल देखो ये इधर लेफ्ट साइड में अलग से कंजुगेशन में है। मींस एक टाइम पे एक ही साइड में ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व होगा। देखो अगर ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट या तो हम इधर करेंगे लेफ्ट साइड में, इधर अगर हमने कर दिया तो क्या होगा,
ये जो CH वाला कार्बन है इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, देखो 1 2 3, एक HF 4 बॉन्ड थे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इधर। तो क्या आपका ये जो डबल बॉन्ड है, क्या इसकी मूवमेंट हुई, क्या इसकी इन्वॉल्वमेंट हुई इस कंजुगेशन के दौरान? नो, बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो इट मींस इसके अंदर कम आपके 2 ही डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हुए हैं कंजुगेशन में। या अगर इनकी मूवमेंट इधर ना दिखा के, देखो हम डॉट डॉट दिखाएं, अगर इधर इनकी मूवमेंट दिखा देते हैं तो अभी अब इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की देखो ऐसे मूवमेंट होती है आगे फर्दर। मींस एक टाइम के ऊपर सारे के सारे जो डबल बॉन्ड है वो इन्वॉल्व नहीं है अंडर द मूवमेंट, जब ये रेजोनेंस की प्रोसेस चलती है। तो क्रॉस कंजुगेशन कौन हुई? क्रॉस कंजुगेशन वो होती है इन विच ऑल द डबल बॉन्ड्स ऑफ ए कंजुगेटेड सिस्टम डू नॉट लाई अलोंग ए सिंगल कंटीन्यूअस पाथ। ये सिंगल कंटीन्यूअस पाथ के अंदर नहीं, इसके अंदर दो पाथ बन गए, दो रास्ते बन गए। या तो कंजुगेशन देखो इस पाथ के ऊपर हो रही है, या कंजुगेशन हमारी इस पाथ के ऊपर हो रही है, दो अलग अलग पाथ बन गए। डू नॉट लाई अलोंग ए सिंगल कंटीन्यूअस पाथ बट कंटेन ए ब्रांच्ड कंजुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड द क्रॉस कंजुगेशन। उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप क्रॉस कंजुगेशन कहते हैं। जैसे अभी हमने कंजुगेशन आपको करके दिखाई, मूवमेंट हमने करके दिखाई। तो किसके दौरान एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी? ये जब पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज्ड एनर्जी को क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी कोई और नहीं, ये वो एनर्जी होती है जो कि क्या हो गई है, बोलो रिलीज्ड हो गई। इट इज द रिलीज्ड एनर्जी। तो जो लीनियर कंजुगेशन है इस कंपाउंड के अंदर, इसके अंदर ज्यादा एनर्जी निकलेगी, इसके दौरान बोलो एनर्जी क्या निकलेगी, बोलो मोर। ये मोर होगी जो रिलीज्ड एनर्जी है। क्रॉस कंजुगेशन है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं है, या तो देखो इस पाथ के थ्रू एनर्जी निकलेगी या इधर वाले पाथ के थ्रू, तो सारे पाई इलेक्ट्रॉन की इकट्ठी मूवमेंट नहीं होगी, तो एनर्जी जो निकलेगी वो कम निकलेगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो ये वाला जो सिस्टम है लीनियर कंजुगेशन वाला, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा बाहर निकल गई, खुद की एनर्जी कम, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो क्रॉस कंजुगेशन के अंदर रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, बोलो कम होती है। आप ये ध्यान दें, हम ये नहीं कह रहे कि सिस्टम की एनर्जी कम है। जो रेजोनेंस एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी होती है? जो एनर्जी बोलो हमारी क्या हो गई है, रिलीज्ड। हम बात रिलीज्ड की कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिलीज्ड कितनी एनर्जी हुई है, बोलो लेस। और जबकि यहाँ पे जो एनर्जी थी वो कितनी एनर्जी रिलीज्ड हुई है, बोलो लीनियर कंजुगेशन के अंदर, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो हुई थी मोर। ठीक है, तो ये बातें दो हैं यहाँ पे कि रिलीज किस में ज्यादा हुई, लीनियर कंजुगेशन में ज्यादा रिलीज हुई एज कंपेयर टू द क्रॉस वन। तो लीनियर में ज्यादा रिलीज हो गई तो खुद की एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो वो सिस्टम जिसमें लीनियर कंजुगेशन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, और वो सिस्टम जिसमें क्रॉस कंजुगेशन है वो लीनियर कंजुगेशन वाले सिस्टम के कंपेरिजन में कम स्टेबल होगा। स्टेबलाइज तो दोनों ही हो रहे हैं क्योंकि दोनों के अंदर ही पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, लेकिन यहाँ पे है कंपेरिजन के किस में ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, वही ज्यादा स्टेबलाइज कर जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसके अंदर आपके सिग्मा बॉन्ड के मूवमेंट होती है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का डिस्पर्सल होता है। वो तो होगा ही, कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो सबसे पहले बॉन्ड बनता है, हमने पहले जिक्र किया था बिल्कुल स्टार्ट में लेक्चर के, कि जो फर्स्ट फॉर्म्ड बॉन्ड होता है वो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कार्बन की जो ये लंबी चेन हमने नीचे शो कर रखी, इसके अंदर जितने भी सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं ऑल आर सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन एटम की जो लंबी चेन है, अगर उसके एक एंड के ऊपर हम कोई ग्रुप लगा दें, ग्रुप कैसा लगाएं? या तो वो आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें, देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या हम वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रा करने वाला ग्रुप लगा दें, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर ले, बोलो अट्रैक्ट कर ले। सिंपल पहचान होती है इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान के, अगर कोई भी ऐसा ग्रुप, जैसे जैसे हमने यहाँ पे आर ग्रुप लगा दिया, तो ये एक ऐसा ग्रुप होगा जिसके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। तो ये जो ग्रुप होगा ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को हम प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कहते हैं। प्लस आई देखो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और इनको छोड़ के कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके अंदर आपको कार्बन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड दिख जाए, ट्रिपल दिख जाए, और एटम दिख जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो वो सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होंगे, वो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले होंगे। उन सभी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर दी माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। अभी हम आगे टाइप में भी देखेंगे। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसमें होता क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की देखो मूवमेंट होनी होती है, डिस्पर्सल होनी होती है। तो अगर ये प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है सॉरी, तो ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करेगा, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजेगा। देखो ये यहाँ से, तो सी के ऊपर देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया, इसको जो इलेक्ट्रॉन मिले ये आगे फर्दर डिस्पर्सल करेगा, लेकिन उससे थोड़े कम। ये आगे फर्दर, तो स्लाइट स्लाइट नेगेटिव आ गया,
ये आगे और कम करेगा डिस्पर्सल, तो स्लाइट नेगेटिव होगा। तो मींस यहाँ पे डिस्पर्सल हुआ है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर हम इधर देखें तो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्पर्सल हुआ है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप की जो एक्स है उसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो एडजेसेंट कार्बन जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन देखो छीने हैं, क्योंकि एट इक्विडिस्टेंट नहीं रहे, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन और एक्स के बीच में इक्विडिस्टेंट नहीं है, तो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन देखो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अगले पे स्लाइट पॉजिटिव एंड सो ऑन। और जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये अलोंग द कार्बन एटम चेन डिक्रीज हो जाता है, और 3 कार्बन एटम से आगे जाए तो बिल्कुल ही कम हो जाता है, इट डाइज आउट। तो डेफिनेशन क्या बनी इंडक्टिव इफेक्ट की? द इफेक्ट इन विच द डिस्पर्सल ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इधर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या तो देखो इलेक्ट्रॉन ये जो विड्रॉइंग ग्रुप था इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई है, और अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था जो प्लस आई इफेक्ट वाला जो हमने ग्रुप कहा, इससे दूर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, या अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मूवमेंट हो रही है। किसकी? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की। कहां पे? अलोंग द कार्बन एटम चेन। अलोंग द कार्बन एटम चेन इज कॉल्ड द इंडक्टिव इफेक्ट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द ट्रांसमिशन इफेक्ट। जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये दो टाइप के होते हैं, या तो प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, मींस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ऊपर वाली जो डेफिनेशन उसको अगर हम दो हिस्सों में ब्रेक कर दें, जैसे हमने आपको बताया था ये जो आर ग्रुप है यहाँ पे ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होता है, और ये माइनस जो एक्स ग्रुप है जो हमने पहचान भी बताई थी ये माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। तो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगा हुआ हो तो, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ हो तो डेफिनेशन क्या बनी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की? द इफेक्ट इन विच द dispersal of these sigma electrons, dispersal of the sigma electron takes place away from the electron releasing group along the carbon atom chain, तो उसे कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा? द इफेक्ट इन विच द डिस्पर्सल ऑफ दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, डिस्पर्सल ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप along the carbon atom chain is called the minus I effect। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है कि अब इनका इफेक्ट जो आगे हम रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में स्टडी करते हैं कि प्लस आई इफेक्ट का यूज क्या है, कहां पर इसको यूज करते हैं। तो अलग अलग कंपाउंडों की स्टेबिलिटी में इसका देखा जाता है कि ये कहां पे ये सब स्टेबिलिटी किसी कंपाउंड की बढ़ाता है या घटा देता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, नीचे देखो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन हमने लिखा है, मतलब वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर अगर एक ही आर ग्रुप लगा हुआ हो तो प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, अगर दो आर होते तो सेकेंडरी, थ्री होते तो टर्शियरी कार्बोनियम आयन आप उस चीज को कह देते। अब देखो क्या है, कोई भी जो कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी कब होती है? जब उसमें डिस्पर्सल हो रहा हो। तो कार्बोनियम आयन में तो जो सेंट्रल कार्बन एटम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हम चाहते हैं स्टेबल हो जाए, तो कब होगा? जब इस पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाए, मींस अंडर मूवमेंट हो। क्या हो? अंडर मूवमेंट। तो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सल का मतलब होता है कि वो एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो एटम इस एटम से किसी दूसरे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चला जाए, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट जाए, वो किसी दूसरे पे आ जाए। दूसरे पे कब आएगा? अगर वो जो दूसरा ग्रुप है जैसे आर ग्रुप, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, अगर इसको कोई अपने इलेक्ट्रॉन दे दे तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा। तो देने वाला ग्रुप लगाना हमें, तो देने वाला ग्रुप ही लगा रखा हमने यहाँ पे आर ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। तो ये क्या कर रहा है बोलो? ये अगर अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डिस्पर्स कर देगा कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज आपका अब किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बोलो? यहाँ से इस आर की तरफ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो उसको कहते हैं डिस्पर्सल होना। तो मोर द डिस्पर्सल ऑफ द चार्ज मोर विल बी द स्टेबिलिटी, क्योंकि जितनी ज्यादा मूवमेंट होती है इधर से उधर किसी भी चार्ज की, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, तो जिसकी वजह से मूवमेंट होगी तो एनर्जी बाहर निकलेगी, और एनर्जी बाहर निकलेगी ज्यादा तो खुद की एनर्जी कम और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो इट मीन जो प्लस आर इफेक्ट वाले, प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं, ये क्या करते हैं? किसका डिस्पर्सल बढ़ाते हैं? ये आपके पॉजिटिव चार्ज के डिस्पर्सल को इंक्रीज कर देते हैं। इसके रिवर्स देखो, दूसरे एग्जांपल में अगर हम कार्बन आयन ले लें, वो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम कार्बन आयन कहते हैं। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मींस एनायन है ये, लेकिन कार्बन पे तो कार्बन आयन। अगर हम इसके ऊपर ये ग्रुप लगा दें आर ग्रुप जिसका इफेक्ट प्लस आई है, तो देखो अब क्या होगा? बात वही डिस्पर्सल की आ जाती है कि हमें डिस्पर्सल करवाना है कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसका, क्योंकि जितना ज्यादा ज्यादा डिस्पर्सल होगा, जितनी ज्यादा इसकी मूवमेंट होगी नेगेटिव चार्ज की, उतनी ही ज्यादा तो हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि डिस्पर्सल से ही तो एनर्जी बाहर निकलती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी उतनी एनर्जी खुद की कम और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अब आप ये देखिए, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप क्या इसका डिस्पर्सल इंक्रीज कर सकता है? डिस्पर्सल का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज जो इस कार्बन के ऊपर है वो इधर आ जाए, देखो इस आर की तरफ,
लेकिन आर की तरफ तो देखो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आर ग्रुप खुद एक प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहा है, मतलब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज कर रहा है, मींस इसका डिस्पर्सल रोक रहा है, इसका डिस्पर्सल होगा ही नहीं, तो मींस इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को कभी भी इंक्रीज नहीं करते, बल्कि उसको डिक्रीज करते हैं। तो यही देखो हमने ऊपर पॉइंट नंबर 2 में लिखा कि जो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है वो पॉजिटिव चार्ज के डिस्पर्सल को तो क्या करते हैं, इंक्रीज, लेकिन नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को वो क्या करते हैं, डिक्रीज। तो ये दो बातें आप अपने दिमाग में अच्छे से फिक्स कर लें, आपको ये याद रखनी है, समझ के याद करनी है। तो अगला पॉइंट हमारा आ जाता है जिसको कहते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट इससे रिवर्स काम करेगा कि दो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप जो होंगे वो क्या करेंगे, दे डिक्रीजेस द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इंक्रीजेस द डिस्पर्सल ऑफ द नेगेटिव चार्ज। जैसे आप नीचे देखें, हमने जो दिखा रखा है ये स्ट्रक्चर बना के जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है, हम चाहते हैं इसका डिस्पर्सल हो, तो इस कंपाउंड में हमने नेक्स्ट टू नेक्स्ट कार्बन के ऊपर देखो F लगा दिया जिसका माइनस आई इफेक्ट है। अब हमें ये देखना है कि नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा या नहीं। तो जैसे हमने बताया डिस्पर्सल का मतलब होता है उस नेगेटिव चार्ज का, जिस एटम के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे एटम की तरफ मूवमेंट हो जाए उसकी। तो मूवमेंट कब होगी इस नेगेटिव चार्ज का, मतलब होता है इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर एक तो अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है, किसी और का इलेक्ट्रॉन भी है, तभी तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है। तो मींस कब होगी बोलो इसकी मूवमेंट, जब इसको कोई अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो हमने वही तो ग्रुप लगा रखा है माइनस आई इफेक्ट वाला, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होके एफ की तरफ आएगा, मींस डिस्पर्सल हो जाएगा। तो माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होते हैं ये नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को बोलो क्या करते हैं, आपके इंक्रीज करते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप होंगे नेगेटिव चार्ज के डिस्पर्सल को इंक्रीज करेंगे और पॉजिटिव चार्ज के डिस्पर्सल को क्या करेंगे, ये डिक्रीज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इनकी पहचान जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, क्या थी पहचान, के जो भी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो होते हैं जिसके अंदर आपको कार्बन दिखे, देखो हाइड्रोजन दिखे और सिंगल बॉन्ड दिखे। जो भी एल्काइल ग्रुप होंगे ये सारे के सारे आपके प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं। इनको छोड़ के बचे हुए जितने भी ग्रुप होंगे, आप कोई भी ग्रुप लगा ले, ये सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, आप किसी भी कंपाउंड की देखो, मान लीजिए आप स्ट्रक्चर बनाते हैं सी डबल बॉन्ड, देखो इसमें डबल बॉन्ड आ गया और ओ भी आ गया। तो सिंगल आपके क्या थी पहचान प्लस आई वालों की, तो जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और सिंगल बॉन्ड हो तो प्लस आई वाले हैं, अदरवाइज सारे माइनस आई। तो कार्बोक्सिलिक एसिड देखो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड में देखो सी के साथ एन आ गया, सी ट्रिपल बॉन्ड एन आ गया। तो इट मींस ये सारे माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं। तो ये आपने देखा इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन कि द इफेक्ट इन विच द डिस्पर्सल ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ईदर towards the electron withdrawing group or away from the electron releasing group along the carbon atom chain is called the inductive effect. It is also called the transmission effect. और फिर आपने इन दोनों की टाइप देखी, एक प्लस आई इफेक्ट, एक माइनस आई। मेन पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, वो क्या कि ये किस चीज का डिस्पर्सल बढ़ाते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हमेशा किसका डिस्पर्सल बढ़ाते हैं, दे इंक्रीजेस द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और माइनस आई वाले किसका डिस्पर्सल इंक्रीज करते हैं, दे इंक्रीजेस द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये डिस्पर्सल किसका बढ़ाते हैं याद रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो भी हमने पढ़ी वो सारी कैरेक्टरिस्टिक ही तो थी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाती है, पहली कैरेक्टरिस्टिक हमेशा डेफिनेशन होती है। तो कोई भी जो कंपाउंड है, चाहे ये अकेला कंपाउंड था आपका, एक कार्बन एटम की लंबी चेन, एक एंड के ऊपर हमने प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दिया, या दूसरा एग्जांपल जिसमें हमने एक एंड के ऊपर माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दिया, तो परमानेंटली इस कंपाउंड के अंदर सेपरेशन ऑफ चार्ज तो रहेगा ही, क्योंकि कार्बन और मान लीजिए हेलोजन है, तो आपके जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट तो परमानेंटली रहता है, परमानेंटली एग्जिस्टेंस में रहता है उसमें। हमने बाहर से कोई रिएजेंट नहीं डाला, फिर भी इस कंपाउंड के अंदर सेपरेशन ऑफ चार्ज तो होगा ही। प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है एक एंड के ऊपर तो भी, माइनस आई इफेक्ट वाला है तो भी आपके सेपरेशन ऑफ चार्ज बना रहेगा। तो मींस दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट इन विच द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर परमानेंटली डिस्प्लेस्ड अलोंग द कार्बन एटम चेन। तो इसीलिए इनके अंदर सेपरेशन ऑफ चार्ज रहेगा। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई। सेकंड हम देखेंगे दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस अलोंग द कंपाउंड जिनके अंदर आपके सिग्मा बॉन्ड का होना जरूरी है। वो तो अंडरस्टूड ही है कि कोई भी जो फर्स्ट फॉर्म्ड बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है, और उस कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई आपके या तो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप हो चाहे माइनस आई वाला हो, वो लगा हुआ होना चाहिए, तभी आपके सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा। सो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट अकर इन ए सैचुरेटेड चेन of a atom due to the presence of a polar covalent bond। पोलर क्यों बना, क्योंकि कार्बन के एक एंड के ऊपर देखो x लगा दिया, तो कार्बन और मान लीजिए x कोई हेलोजन है, तो इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से ये सेपरेशन ऑफ चार्ज तो होना ही है, इंडक्टिव इफेक्ट तो देखो चलना ही है। हमने लिख दिया यहाँ पे सैचुरेटेड चेन, लेकिन जरूरी नहीं कि सैचुरेटेड चेन ही हो। अगर हम कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी देखो ले लेते हैं, मान लीजिए कोई हमने ऐसी कार्बन की चेन ले ली, देखो बीच में अगर हमारे डबल बॉन्ड आ गया
इस स्टेप से फिर डबल बॉन्ड आ गया, मान लीजिए फिर हमारे X लगा हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इन्वॉल्वमेंट जो होगी अपना माइनस आई इफेक्ट जो दिखाएगा ये तो दिखाएगा ही, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट हमें सिग्मा बॉन्ड की करनी है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म्ड जो बॉन्ड है इस चेन के अंदर वो आपके सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो अलोंग द सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी टुवर्ड्स द एक्स ग्रुप, अगर ये माइनस आई वाला है तो। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इसमें नहीं होती, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती है। तो मींस यहाँ पे जो हमने लिखा है सैचुरेटेड कार्बन एटम चेन, मींस अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो वो तो चलना ही चलना है, डबल बॉन्ड भी है तो भी कोई इफेक्ट नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट तो हमेशा चलना ही है हर कंपाउंड के अंदर जिसके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो, मतलब एंड के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बन जाए। थर्ड आ जाता है कि इंडक्टिव जो इफेक्ट है, जैसे जैसे कार्बन एटम से चेन से दूर जाते हैं, देखो स्लाइट नेगेटिव चार्ज, देखो प्लस आई वाला है, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट नेगेटिव, तो और फिर वो धीरे धीरे इंडक्टिव इफेक्ट की जो पावर है वो डिक्रीज होती चली जाती है। ऐसे माइनस आई इफेक्ट है तो भी जो एक्स ने जितने इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट कार्बन एटम से छीने हैं, देखो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कार्बन जिसपे स्लाइट पॉजिटिव है, क्या नेक्स्ट कार्बन से उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ डिस्पर्स कर पाएगा उतनी पावर से? नो, उतने ये नहीं कर पाएगा, बिकॉज बोथ आर कार्बन, लेकिन थोड़े बहुत ही इलेक्ट्रॉन इसलिए डिस्पर्स कर पाएगा क्योंकि इस कार्बन के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया, अदरवाइज बोथ कार्बन आर ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अब थोड़ा इसलिए बन गया क्योंकि इस पहले कार्बन के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया एक्स की वजह से, लेकिन धीरे धीरे जो इफेक्ट है ये डिक्रीज होता चला जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ होती है पूरी कार्बन एटम चेन के ऊपर सेम नहीं रहती, जहां पे आपका हेटेरो एटम लगा हुआ है एक एंड के ऊपर, वहां उसके एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट होगा, जो असर होगा सबसे ज्यादा होगा नेक्स्ट सेकंड कार्बन के ऊपर, और कम थर्ड के ऊपर, और कम, और धीरे धीरे वो डाइज ऑफ हो जाता है, मतलब उसका इफेक्ट ही खत्म हो जाता है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट इसको लिखते हैं हम आई से हैं, या ट्रांसमिशन इफेक्ट लिखे तो टी से लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के बाद आ जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसके अंदर पाई बॉन्ड का होना जरूरी है, जैसे हमने पिछले अपने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा कि वहां पे सिंगल बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट ही होती है, सिग्मा बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट ही होती है, चाहे डबल बॉन्ड था या नहीं था। डबल बॉन्ड था तो भी इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें सिग्मा बॉन्ड के जो मूवमेंट होती है उसी को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट चलने के लिए जरूरी क्या है कि हमारे पास पाई बॉन्ड जरूर हो। पाई बॉन्ड मींस आपके पाई बॉन्ड कब बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद, इट इज द सेकंड फॉर्म्ड बॉन्ड, सिग्मा के बाद ही बनता है ये। तो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड का होना जरूरी है यहाँ पे। तो उसमें होगा क्या, हमने कोई रिएजेंट डाला, देखो हम आपको बता दें कि कोई भी जो रिएजेंट डालते हैं अकेला ऐसा नहीं होता कि हम कोई पॉजिटिव चीज डाल दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए HCl है, तो HCl के दो पार्ट होंगे, एक H पॉजिटिव होगा और एक Cl नेगेटिव होगा। तो जो आपके किसी भी रिएजेंट को जो हम डालते हैं तो हम H पॉजिटिव नहीं डालते, कभी Cl नेगेटिव नहीं डालते, हम HCl डालते हैं। तो अब पॉइंट ये आ जाता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो पॉजिटिव पार्ट होता है, इसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जो सेकंड पार्ट होता है इसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जो पॉजिटिव पार्ट जो है इसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और जो सेकंड नेगेटिव पार्ट है उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब आपके पास हमने दो एल्कीन दिखा दी, देखो ये एक लेफ्ट साइड में, देखो ये रिएक्शन है हमारी, एक ही राइट साइड में है। अब इसमें देखो क्या दिखा रखा है, हम ये दिखा रहे हैं कि अगर हम HCl डालते हैं, मतलब आपका ये कंपाउंड डाला जो जिसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है, तो पहली स्टेप में अटैक कौन करेगा? हमने दो अलग अलग एग्जांपल में, एक एग्जांपल के अंदर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होते हुए दिखाया, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल का। अब पहले हम इलेक्ट्रोफाइल का देखते हैं। मान लीजिए पहले वाली जो एल्कीन दिखाई इसमें हमने ई डाल दिया, देखो ई पॉजिटिव में इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पहले अटैक करता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर अटैक करता है। तो उससे होगा क्या, जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसकी मूवमेंट किधर हुई, देखो जो ई पॉजिटिव है, क्योंकि ई पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक ऐसे जिधर भी जिस भी कार्बन के पास जाएगा, मान लीजिए सेकंड कार्बन के पास ये पहुंच गया, तो पाई इलेक्ट्रॉन इसी की तरफ शिफ्ट होंगे। तभी तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन, देखो ये वन डॉट सेकंड डॉट हमने दिखाई, दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन थे, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इसी का रहा, जो एडजेसेंट कार्बन था उसका इलेक्ट्रॉन देखो ई ने ले लिया, यहाँ पे ई को मिल गया, तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया, और इस कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर हुई है? टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पीसी। देखो ये जो दो स्पीसी है ई पॉजिटिव जो अटैक करेंगी, फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व होंगी, दीज हियर कॉल्ड द अटैकिंग स्पीसी। तो पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बोलो कहां पे हुई है? टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पीसी। तो द इफेक्ट इन विच द पाई इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पीसी, पहले केस में। और दूसरे केस के अंदर आप देखें, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक अपना खुद का है, एक किसी और का है, क्योंकि तभी तो एक H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन पाए, क्योंकि नहीं तो क्या था, जो H और जो देखो ऐसे Cl होता है एक बॉन्ड में तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं,
दोनों इलेक्ट्रॉन देखो Cl ले गया अपनी तरफ, तभी तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और H के ऊपर बोलो कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, एक खुद का है, एक H का छीना हुआ इलेक्ट्रॉन था। क्लियर हो गया? तो मींस अब ये न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए दे दिए इधर, देखो इस कार्बन को, तो क्या हुआ, देने का मतलब है बॉन्ड बना लेना। देखो ये दो डॉट से हमने दिखाया, इलेक्ट्रॉन दिए बॉन्ड बन गया, तभी तो इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए। दोनों इस कार्बन के देखो 1 2 3 4 है पहले से। न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके 5 बॉन्ड इजीली शिफ्ट कौन हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड तो नहीं, 5 बॉन्ड ही इजीली शिफ्ट हुए। तो देखो ये दो डॉट हमने दिखाई, आगे शिफ्ट हो गए, तो इस कार्बन के पास देखो दो डॉट से ये नेगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या हुआ था, पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, अवे फ्रॉम द अटैकिंग स्पीसीज। जिस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक हुआ, इससे दूर शिफ्ट हुए पाई इलेक्ट्रॉन। तो मींस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। कहां पे शिफ्ट होते हैं, इधर टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पीसी, जैसे पहले वाले केस में शिफ्टेड टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पीसी, और अवे फ्रॉम द अटैकिंग स्पीसी सेकंड केस के अंदर, तो उसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो the effect in which the pi electron are shifted either towards the attacking species or away from the attacking species is called the electromeric effect। उसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई। अब हम दोबारा से एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, रिएक्शन यहीं पर नहीं रुक जाती है। हम आपको बता दें रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होती है। हमने डाला तो HCl था फॉर एग्जांपल, इसके अंदर दोनों पार्ट थे, ई पॉजिटिव भी था, न्यू नेगेटिव था। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव ने अटैक किया, तो अगर रिएक्शन फर्दर चलती है तो इसके अंदर बोलो क्या होगा, अगली स्टेप के अंदर कौन अटैक करेगा, जो रिमेनिंग स्पीसी थी। देखो यहाँ पे अगली स्टेप के अंदर बोलो कौन अटैक करेगा, यहाँ पे ई पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे अगली स्टेप के अंदर बोलो कौन आ जाएगा, यहाँ पे अगली स्टेप के अंदर जो बच गया था NU नेगेटिव आ जाएगा। कहने का मतलब अटैक दोनों को करना होता है। HCl पूरा यूज होगा, डबल बॉन्ड के अक्रॉस H, एक कार्बन के ऊपर H जुड़ना है, दूसरे पे Cl। लेकिन फर्स्ट स्टेप में अटैक किसने किया, उसके बेसिस के ऊपर ही हमारे जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डेफिनेशन बनती है, इसकी टाइप बन जाती है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया या फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, किसके अटैक करने के चांसेस ज्यादा हैं। देखो वैसे तो हम आपको बता दें, जब भी आपके जो डबल बॉन्ड होते हैं, जो एल्कीन्स होते हैं, इनके अंदर क्योंकि जो डबल बॉन्ड हुआ कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पे क्या होता है बोलो, कार्बन कार्बन के बीच में हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो उसके पास कौन अटैक होगा, आपके ई पॉजिटिव का अटैक होगा। तो मैक्सिमम जो चांसेस है वो तो इलेक्ट्रोफाइल के ही होंगे यहाँ पे अटैक होने के फर्स्ट स्टेप के अंदर। लेकिन हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही रहती है कि जो हमने 4 बॉन्ड ये वैलेंसी कार्बन की दिखा रखी है खाली, यहाँ पे कौन दूसरी स्पीसी अटैच है उसके बेसिस के ऊपर। क्लियर हो गया आपके यहाँ पे? तो जो आपके जो इंडक्टिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने देखा, उसकी डेफिनेशन क्या बनी, द इफेक्ट इन इज द पाई इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड इधर टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पीसी और अवे फ्रॉम द अटैकिंग स्पीसीज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब इसकी दो टाइप बन जाती हैं, एक तो प्लस ई इफेक्ट और एक माइनस ई इफेक्ट। तो मींस पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट या नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कौन होगा, ऊपर वाली डेफिनेशन को दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। तो जो पहले वाला इफेक्ट था जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पीसी, तो ये प्लस ई इफेक्ट का एग्जांपल होगा, और सेकंड वाला माइनस ई इफेक्ट का एग्जांपल होगा ये हमारा। तो बोलो डेफिनेशन क्या बन जाएगी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की, द इफेक्ट इज द पाई इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द अटैकिंग स्पीसी, जो लेफ्ट साइड में आपका देखो एग्जांपल आपका दिख रहा है। और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी, इट मींस द पाई इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द अटैकिंग स्पीसीज कॉल्ड द माइनस ई इफेक्ट। क्लियर हो गया? तो एक चीज और हम आपको बता दें कि ये एक्चुअल में अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लेना चाहे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, तो देखो हम कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर देखो जो होता है ऐसे सी डबल बॉन्ड हो। आपने अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना हो तो क्या होगा, देखो अटैक हमेशा सेंट्रल एटम के ऊपर होता है। कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दिखाएं तो कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। देखो तो देखो सेंट्रल एटम के पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए बोलो इसमें अटैक कौन करेगा, बोलो यहाँ पे अटैक करेगी नेगेटिव चीज। नेगेटिव चीज कौन है, बोलो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। देखो ये अटैक यहाँ पे कर जाएगी, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पहले से हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन देखो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन बोलो कहां पे शिफ्ट हुए, यहाँ पे अवे फ्रॉम द अटैकिंग स्पीसी। जो अटैकिंग स्पीसी कौन है यहाँ पे, ये NU नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है। तो न्यूक्लियोफाइल ने जिस कार्बन के ऊपर अटैक किया, क्या उसी की तरफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, नो, इससे दूर। तो द इफेक्ट इन विच द पाई इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड अवे फ्रॉम द अटैकिंग स्पीसी इज कॉल्ड द माइनस ई इफेक्ट, उसे माइनस ई इफेक्ट कहते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं जिसके अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है सी डबल बॉन्ड हो, उनके अंदर माइनस ई इफेक्ट ही चलता है। मैंने अभी आपको कुछ पल पहले बताया भी था कि जो एल्कीन होती है इसके अंदर तो देखो जो डबल बॉन्ड है वो 2 डिफरेंट एटम्स के बीच में है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया है सी और ओ के बीच में।
लेकिन जो एल्कीन्स होती हैं, एल्कीन वाले मैंने बताया था जो ये डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे दो सेम एटम के बीच में है, तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है आपकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सेपरेशन नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पे हो गया सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ओ के ऊपर नेगेटिव। यहाँ पे दोनों कार्बन के बीच में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ के दोनों कार्बन के एटम के बीच में बोलो क्या थी, हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और जब हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं पे होती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, तो वहां पे कौन अटैक करेगा बोलो उसके ऊपर, ये पॉजिटिव चीज ही अटैक करती है, ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है, मतलब प्लस ई इफेक्ट चलता है। तो मींस जो एल्कीन होंगी उनके अंदर मैक्सिमम कौन सा इफेक्ट ही चलता है बोलो, आपके प्लस ई इफेक्ट चलता है। और जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं उनके अंदर कौन सा चलता है, माइनस ई इफेक्ट चलता है, जैसे भी आपने देखा। क्लियर हो गया। इसके बाद जो प्लस ई इफेक्ट होता है, इसमें अटैकिंग स्पीसी बोलो कौन होती है, इलेक्ट्रोफाइल। माइनस ई इफेक्ट में अटैकिंग स्पीसी बोलो कौन होती है, न्यूक्लियोफाइल। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने पढ़ा, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, चलता कब है, जब कोई अटैकिंग स्पीसी बाहर से आती है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करती है, तो ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये चलता तभी है। तो इट टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द अटैकिंग स्पीसी। इट इज रिटन बाय ई, और इसके दौरान जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हम दिखाते हैं वो फुल एरो दिखाते हैं और कर्व्ड एरो दिखाते हैं। देखो जैसे हमने ये दिखाया, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट दिखा दी, फुल एरो के साथ हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बीच के डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहला डिफरेंस हमेशा ही डेफिनेशन होती है। एक साइड में हम इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, दूसरी साइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, नीचे डायग्राम को ध्यान में रखते हुए। तो बोलो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, द इफेक्ट इन विच द डिस्पर्सल ऑफ द सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बोलो कहां पे, इधर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। देखो या तो ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की तरफ हो रहा है, और अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट, अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप along the carbon atom chain is called the inductive effect or the transmission effect. Electromagnetic effect कौन होता है, the effect in which the pi electron are shifted either towards the attacking species। देखो इस एग्जांपल के अंदर तो pi electron कहां पे शिफ्ट हुए हैं बोलो, towards the attacking species, और away from the attacking species, जहां पे ये अटैकिंग स्पीसी ने अटैक किया उससे देखो दूर हो गई pi electron की शिफ्टिंग, तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है, इसके अंदर किसी भी बाहर से अटैकिंग स्पीसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये हमेशा एग्जिस्टेंस में रहता है, इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कोई अटैक ना करे तो भी ये चलता ही रहता है इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट चलता कब है, जब बाहर से कोई अटैक करता है, मींस इट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट। तो इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव इफेक्ट में किसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में किसकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है बोलो, पाई इलेक्ट्रॉन की, और इनकी कंप्लीट शिफ्टिंग हो जाती है, आप ध्यान रखें। तो इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान तो जो आपके इन प्रेजेंस आपके पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है। आप देख रहे हैं कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया है जो आपका प्लस ई इफेक्ट अगर चलता है, तो अगर माइनस ई इफेक्ट चलता है तो उसके अंदर बोलो क्या आ जाता है आपका, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट चार्ज आ जाता है। तो इट इन्वॉल्व्स द पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज इन द इंडक्टिव इफेक्ट एंड द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्ज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसके दौरान कोई आयन ही नहीं बनेंगे क्योंकि सेपरेशन चार्ज ही हुआ, कोई बॉन्ड क्लीवेज वगैरह होके कंप्लीट शिफ्टिंग ही नहीं हुई इलेक्ट्रॉन्स की, और इसमें कंप्लीट शिफ्टिंग हो जाती है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से आपके जो नेगेटिव चार्ज आ गया, जो बची हुई दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो आयनिक स्पीसीज आर फॉर्म्ड। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट चलने के लिए मल्टीपल बॉन्ड कोई नेसेसिटी नहीं है, means the presence of the multiple bond is not the necessary requirement for the conduction of the inductive effect, but the presence of multiple bond is required for the electromagnetic effect, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की ही मूवमेंट होनी होती है। इंडक्टिव इफेक्ट इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ अटैकिंग स्पीसी, और जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कब चलता है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द अटैकिंग स्पीसी। तो ये थे आपके डिफरेंट डिफरेंसेस इंडक्टिव इफेक्ट के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बीच में। तो ये आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे किस टाइप के आ सकते हैं कि डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट विद एन एग्जांपल, या गिव द डिफरेंस इन बिटवीन द इंडक्टिव इफेक्ट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो थैंक यू। तो आपने ये इंडक्टिव इफेक्ट, आपके लोकलाइज डीलोकलाइज डबल बॉन्ड के बारे में देखा, इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में देखा, उनके बीच के डिफरेंस के बारे में आपने देखा। सो थैंक यू।